मुझे मंजूर है। वीर की बातों पर गौर करने के बाद जितेश खन्ना उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितेश खन्ना के पास पहले के भी 2 लाइव जीन एसेंसेस मौजूद थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो इस समय वीर से वो एंजल जीन फ्लूइड ले लें। आफ्टर ऑल, एंजल जीन फ्लूइड के साथ वो और भी सुपर एलियंस को जान से मार सकते थे और इससे उन्हें और भी ज्यादा बेहतर रिवॉर्ड्स हासिल हो सकते थे। वीर को जितेश खन्ना से इसी जवाब की उम्मीद थी और यही वजह थी कि जितेश खन्ना के इस ऑफर को मानते ही वीर उन्हें वो एंजल जीन फ्लूइड पकड़ा देता है जो उसने एम्प्टी वाइन में 7th अरोरा के आदमियों से हासिल किया था। और इस तरह से वीर के पास 2nd जनरेशन के सुपर एलियंस के दोनों लाइव जीन एसेंसेस आ जाते हैं। वीर होली लाइट शील्ड बग की बॉडी को भी स्पिरिट आउल और डेथ नेल को खिलाता है, इस उम्मीद में कि वो जल्द ही इवॉल्व हो जाएंगे। वीर की किस्मत अच्छी थी कि उसके इन पेट्स ने उसे निराश नहीं किया था। होली लाइट शील्ड बग की बॉडी को खाने के बाद उन दोनों ने ही इवॉल्व होना शुरू कर दिया था और उनके बैटल मोड्स एक्टिवेट हो गए थे। और अब वीर को बस यही उम्मीद थी कि मोमेंट शेल्टर में मौजूद जेड गोल्ड ट्री में मौजूद गोल्डन फ्रूट्स के मैच्योर होने से पहले ही उसके उन दोनों पेट्स का एवोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो जाए। जितेश खन्ना को एंजल जीन फ्लूइड देने के बाद वीर एक सेफ जगह ढूंढता है और 2nd जनरेशन के दोनों लाइव जीन एसेंसेस को अपने अंदर रिफाइन कर लेता है। इस बार वीर उन दोनों लाइव जीन एसेंसेस को रिफाइन करने के बाद कुल मिलाकर 15 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो गया था। इन सब के बाद वीर के पास कुल मिलाकर 78 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हो गए थे। जहां एक तरफ वीर सुपर जीन पॉइंट्स को हासिल करने के प्रोसेस में था, वहीं दूसरी तरफ उसे जितेश खन्ना के दर्द में चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें इस समय हीलिंग के लिए सिल्वर फॉक्स की शॉक थेरेपी लेनी ही पड़ी थी। पिछली बार वीर ने जो कुछ भी देखा था उसके बाद उसने एक चीज तो तय कर ली थी कि वो सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग से तो बिल्कुल भी हील नहीं होना चाहता है और इसीलिए उसने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो किसी भी बैटल के बाद खुद को सिर्फ और सिर्फ अपनी होली लाइट से ही हील करेगा। जब वीर और जितेश खन्ना दोनों ही अपनी अपनी कमजोरी और थकान से रिकवर हो गए थे तो वो दोनों डेविल ब्लड शेल्टर वापस लौट आते हैं, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें किसी और सुपर एलियन को जान से मारने का मौका मिल पाएगा या नहीं। लेकिन इस बार चाहे जितेश खन्ना किसी भी तरह से डेविल ब्लड शेल्टर के सुपर एलियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन कोई भी सुपर एलियंस शेल्टर के बाहर आ ही नहीं रहे थे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सुपर एलियंस उस शेल्टर को अकेला छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वीर और जितेश खन्ना के पास वहां उस एरिया को छोड़कर जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। डेविल ब्लड किंग के पास अब 14 सुपर एलियंस रह गए हैं। एक बात तो तय है कि हम उन सभी सुपर एलियंस को उस शेल्टर में से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर वो हमारे गोल्डन फ्रूट्स को चुराने की कोशिश करता है तो उसे जरूर कुछ सुपर एलियंस को वहां शेल्टर में ही रहने देना होगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। मोमेंट शेल्टर वापस आने के बाद वीर आने वाली सिचुएशन के बारे में सोचते हुए गहरी चिंता में पड़ गया था। वीर, क्या तुम मुझे यह बताने की जहमत उठाओगे कि तुम्हारा यह शेल्टर एक्चुअल में किस क्लास का है? अपने आसपास के माहौल को दंग होकर स्कैन करते हुए जितेश खन्ना की आंखों में एक चमक आ गई थी और एक छोटे बच्चे की तरह वो हर एक चीज के लिए क्यूरियस हो गए थे। ये किंग क्लास शेल्टर है, एक ऐसा शेल्टर जिसे पहली बार किसी इंसान ने हासिल किया है। अपने चेहरे पर प्राउड लुक के साथ वीर जितेश खन्ना से कहता है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, लेकिन एक बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि यह कमाल की बात होने के साथ साथ काफी दुख की बात भी है। नहीं, मेरा मतलब है कि इसकी पथरीली सड़कों और लग्जूरियस पैलेसेस में रहने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे तो इस तरह का रिमोट शेल्टर पूरी तरह से बेकार होगा। वीर की बात सुनने के बाद जितेश खन्ना उससे कहते हैं और उनकी बात सुनकर वीर जोरों से हंसने लगता है। आपको क्या लगता है कि मुझे दूसरों की जरूरत पड़ेगी? वीर हंसता है और सिल्वर फॉक्स और बाकी के पेट्स की तरफ देखता है। तभी जितेश खन्ना बिग ब्लैक और स्मॉल ब्लैक को देखते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। ये सभी सुपर एलियंस तुम्हारे ही पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हैं और तुम्हारे ही ऑर्डर्स क्यों फॉलो करते रहते हैं? मैं तुमसे ज्यादा अमीर, तुमसे ज्यादा स्मार्ट और हर तरह से तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम भी हूं, तो बताओ क्यों कोई सुपर एलियन मुझे फॉलो नहीं करता और ना ही मेरे ऑर्डर्स फॉलो करता है? छोटे बच्चों की तरह कंप्लेन करते हुए जितेश खन्ना वीर से पूछते हैं। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे ज्यादा लकी हूं। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर हंसते हुए उनसे कहता है। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना कुछ बोलने के लिए अपना मुंह तो खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है, बल्कि वो बस अपने दांत भींचते हैं और जेड गोल्ड ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है इन गोल्डन फ्रूट्स के अंदर क्या हो सकता है? जेड गोल्ड ट्री के गोल्डन फ्रूट्स को लालच भरी निगाहों से देखते हुए जितेश खन्ना वीर से पूछते हैं, क्योंकि वीर की ही तरह उनसे भी इंतजार नहीं हो रहा था।
ये देखने के लिए कि इन गोल्डन फ्रूट्स के अंदर कौन सा खजाना है। किसे पता, लेकिन इन्हें मैच्योर होने में अभी 2 और महीने लगेंगे। मुझे लगता है हमें तभी पता चल पाएगा कि इन गोल्डन फ्रूट्स के अंदर क्या है। जेड गोल्ड ट्री को देखते हुए वीर एक गहरी सांस लेता है और जितेश खन्ना से कहता है, अब तक वो जेड गोल्ड ट्री 3 फीट लंबा हो गया था और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ये छोटा सा पेड़ सुपर एलियन की अच्छी खासी तादाद को अपनी तरफ खींच लाएगा? जितेश खन्ना वीर से पूछते हैं, आपने देखा था ना कि उस एम्प्टी वाइन के साथ क्या हुआ था, है ना? तो एक बात की गारंटी तो मैं दे सकता हूं कि यह उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर जितेश खन्ना को जवाब देता है, और तुम्हें यह एक अच्छी चीज लग रही है? केवल भगवान ही जानता है कि इस पेड़ की वजह से न जाने कितने ही खतरनाक सुपर एलियंस इस शेल्टर में आ जाएंगे और तब डेविल ब्लड किंग और उसके सुपर एलियंस की फौज के साथ डील करना आसान नहीं होगा। जितेश खन्ना अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर से कहते हैं। जितेश खन्ना की इस बात से तो वीर भी अग्री करता था कि यह इतनी आसान बात नहीं थी। वो जानता था कि अगर इस जेड गोल्ड ट्री के गोल्डन फ्रूट के मैच्योर होने और डेविल ब्लड किंग और उसके सुपर एलियंस की आर्मी के यहां पर आने से पहले स्पिरिट आउल और डेथ नेल का इवोल्यूशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ तो उसे नहीं लगता था कि वो उन सब को मोमेंट शेल्टर में धावा बोलने से रोक पाएगा। लेकिन फिर भी वीर ने डिसाइड किया था कि अगर वो उनको नहीं भी रोक पाया तो वो सिंपली जितना हो सके उतने गोल्डन फ्रूट्स चोरी कर लेगा और उस जगह से चला जाएगा। वीर और जितेश खन्ना दोनों ही अपना बाकी का समय मोमेंट शेल्टर में ही बिताते हैं, लेकिन समय समय पर वो पृथ्वी ग्रह पर भी टेलीपोर्ट करके जाते रहते थे। आफ्टर ऑल उन्हें जेड गोल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी अपनी स्ट्रेंथ की भी तैयारी करनी थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से ही मोमेंट शेल्टर के नीचे मौजूद पर्पल माउंटेन में एक नया झरना डेवलप हो जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस झरने में से पानी नहीं बह रहा था, बल्कि उस झरने में खून बह रहा था। और वो बस केवल एक ही झरना नहीं था, पूरे पर्पल माउंटेन में से बहुत से झरने बहने शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद माउंटेन में से खून निकल रहा हो। पर्पल माउंटेन के साथ ही अजीब सी चीज होती हुई देखकर वीर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, और यही वजह थी कि जितेश खन्ना के साथ वो ये पता लगाने के लिए चला जाता है कि आखिर उस माउंटेन के साथ हो क्या रहा है। वहां पहुंचकर वीर उस ब्लड रेड पानी को ऑब्जर्व करता है जो जमीन में से बाहर निकल रहा था, और उसे रियलाइज होता है कि वो एक एक्चुअल खून की तरह स्मेल कर रहा था। बॉस, मुझे इस खून के झरने का यहां पर होना एक अच्छा शगुन नहीं लग रहा है। वीर के साथ उस खून के झरने को ऑब्जर्व करते हुए जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, जितेश अंकल, अगर मुझे अपशगुन या बुरी किस्मत का डर होता तो मैं यहां पर इस समय आपके साथ नहीं खड़ा होता। वीर जितेश खन्ना से कहता है और अपने प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा इस्तेमाल करके खून के उस झरने को स्कैन करते हुए ये देखता है कि उसमें से उसे क्या पता चल सकता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस खून के झरने को ऑब्जर्व करने के बाद वीर को उसमें कुछ भी नजर नहीं आता है। खून के झरनों के अंदर कुछ भी ऑर्गेनिक मौजूद नहीं था, और यहां तक कि उसमें कोई भी लाइफ फोर्स तक नहीं मौजूद थी। पूरे पर्पल माउंटेन को ऑब्जर्व करने के बाद वीर नोटिस करता है कि वहां पर कुल मिलाकर ऐसे 7 झरने हैं, लेकिन खून के वो झरने बस 7 दिनों तक ही वहां पर थे और उसके बाद वो सब के सब पूरी तरह से सूख जाते हैं। खून के उन झरनों के सूखने के 1 दिन बाद आसमान में खतरनाक बादल छाना शुरू हो जाते हैं। सैकड़ों मीलों तक उन बादलों ने मोमेंट शेल्टर की जमीन के ऊपर मौजूद रहते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया था। पूरे 1 दिन तक वो बादल गरजते रहते हैं और गरजने के साथ आए आंधी तूफान की वजह से मीलों दूरी तक मौजूद पेड़ पौधे बर्बाद होते हुए जलकर राख हो जाते हैं। इस समय केवल पर्पल माउंटेन की चोटी ही सही थी, वो भी तब जब अगर उस दम घोंटने वाले धुएं को जो इस समय हवा को पोल्यूट कर रहा था उसे नजरअंदाज कर दें तो। पूरे दिन के आंधी तूफान के बाद फाइनली बारिश होना शुरू हो जाती है। वो बारिश भी मूसलाधार और ब्लड रेड रंग की थी। इस बारिश के आने के साथ साथ खून की अनगिनत धाराएं भी फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जो इस पूरे नज़ारे को और भी ज्यादा अजीब और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती हैं। कुल मिलाकर वो पूरा का पूरा नज़ारा इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि खुद वीर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद अब यहाँ पर क्या होने वाला है।